भविष्य में बनने वाले हमारे प्यारे प्यारे शिक्षकों तथा शिक्षिकाओं को नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल नवनीत ट्यूटोरियल पर। उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। आज के वीडियो में हम लोग 22 दिसंबर को हुए ऑनलाइन सीटेट एग्जाम में पूछे गए सीडीपी के कुल 30 क्वेश्चंस का डिस्कस करेंगे। अगर आप प्रीवियस ईयर में पूछे गए मैथ्स या सीडीपी के और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो उसके प्लेलिस्ट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप आसानी से देख सकते हैं। क्वेश्चन है, विकास के किस क्षेत्र का संबंध बौद्धिक सामर्थ्यों जैसे कि ध्यान, स्मृति, समस्या समाधान, कल्पना और रचना करने से है। विच डोमेन ऑफ डेवलपमेंट रिलेट्स टू इंटेलेक्चुअल एबिलिटी सच एज अटेंशन, मेमोरी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इमेजिनेशन एंड क्रिएटिविटी। अब यहाँ पे बौद्धिक सामर्थ्य मतलब यहाँ पे बौद्धिक क्षमता की बात हो रही है, अर्थात दिमाग से जुड़े विकास की बात हो रही है। तो विकास के 4 डोमेन होते हैं, पी, सी, एस और ई। ये शॉर्टकट हम लोग पहले भी पढ़े थे। पी मतलब हुआ फिजिकल, फिजिकल का मतलब हुआ शारीरिक विकास। सी मतलब हुआ कॉग्निटिव, कॉग्निटिव का मतलब हुआ संज्ञानात्मक विकास। वहीं एस मतलब हो गया सोशल, सोशल का मतलब हुआ सामाजिक विकास। और ई मतलब हो गया इमोशनल, मतलब सांवेगिक विकास। तो सबसे पहला ऑप्शन हमारा दे रहा है संवेगात्मक क्षेत्र, मतलब इमोशनल डोमेन की बात कर रहा है। तो यहाँ पे संवेग से कहीं पे कोई मतलब नहीं है, इमोशन से कोई मतलब है नहीं, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। क्योंकि ये सारा जो चीज है वो ध्यान, स्मृति या समस्या समाधान, प्रॉब्लम सॉल्विंग की अगर जो भी हम बात करते हैं ये सब दिमाग मतलब माइंड से रिलेटेड है। चाहे क्रिएटिविटी हो, चाहे रीजनिंग हो, मतलब तर्क शक्ति की बात हो, ये सारा क्या है, दिमाग से रिलेटेड है। मतलब हमारे संज्ञानात्मक क्षेत्र की बात हो रही है, कॉग्निटिव डोमेन की बात हो रही है। सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। वहीं सोशल डोमेन सामाजिक विकास की बात कर रहा है या सामाजिक क्षेत्र की बात कर रहा है, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। फिर चौथा है शारीरिक क्षेत्र, फिजिकल डोमेन की बात हो रही है। फिजिकल डोमेन की बात तभी होती जब यहाँ पे हम चलने फिरने या दौड़ने की बात करते हैं। ये संज्ञानात्मक क्षेत्र जो है, मतलब संज्ञानात्मक विकास से कॉग्निटिव डोमेन जो है, ये सहसा अवस्था में हमारा शुरू हो जाता है। इसी की वजह से बच्चा बुद्धिमान व्यक्ति बनता है तथा वृद्धि के साथ साथ ज्ञान भी अर्जित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, सना ने अपनी कमीज का बटन बंद करने व कलम पकड़ना सीखने से पहले ग्लास और बोतल पकड़ना सीख लिया है। यह उदाहरण किस ओर संकेत करता है? Sana learnt to hold a glass and bottle before she could hold a pen or button her shirt. This example indicates that. अब यहाँ पे बात हो रहा है कि बोतल और गिलास की बात कर रहा है कि बोतल और गिलास पकड़ना वो पहले सीखा है और बाद में कलम पकड़ना या कमीज का बटन बंद करना सीखा है। कहने की बात है कि बोतल और गिलास क्या है, बड़ा चीज है, ये हम दोनों हाथ से पकड़ सकते हैं, तो ये ग्रॉस मोटर स्किल की बात हो रही है। जबकि पेन पकड़ना या शर्ट का बटन लगाना ये फाइन मोटर स्किल है। ठीक है, तो पहला हमारा कह रहा है विकास एक आयामी है, तो ये ऑप्शन तो पहले ही गलत हो गया, क्योंकि विकास का क्षेत्र जो है वो बहुआयामी मल्टी डायमेंशनल होता है। यहाँ पे यूनिडायमेंशनल कह रहा है, तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन कह रहा है विकास की दिशा शीर्षगामी है, डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट इज सिफालोकॉडल, तो ये वाला भी ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि शीर्षगामी अर्थात सर से पैर की तरफ। तो यहाँ थोड़े कहा गया है कि बच्चे ने पहले गर्दन संभालना सीखा, फिर खड़ा होना सीखा या फिर चलना सीखा। अगर इस तरह की बातें रहती तो ये सर से पैर की तरफ होता, अर्थात शीर्षगामी होता। बट यहाँ ग्रॉस टू फाइन अर्थात बड़ा से छोटा की तरफ जा रहा है, तो ये अधोगामी होगा। मतलब ये थर्ड ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, विकास की दिशा अधोगामी है, डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट इज प्रॉक्सिमो डिस्टल। फिर चौथा ऑप्शन हमारा कह रहा है विकास का क्रम अनिश्चित है, डायरेक्शन फॉलो द रैंडम पैटर्न। ये कोई अनिश्चित नहीं है, ये कि निश्चित होता है। ठीक है, ये विकास का जो पैटर्न होता है वो एक सीक्वेंस में एक निश्चित क्रम में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बच्चों का विकास इसमें से किसका परिणाम है? डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रेन इज अ रिजल्ट ऑफ। अब बच्चों का जो विकास है वो पहला ऑप्शन कह रहा है केवल आनुवांशिकता, ओनली हेरिडिटी। अब कहीं पे भी आपको केवल लगा हुआ मिल जाए तो उसको देखते ही हमको कट कर देना है। वैसे ही पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे कि विकास जो होता है वो आनुवांशिकता और वातावरण दोनों के कॉम्बिनेशन से मिलकर होता है। तो दूसरा ऑप्शन हमारा कह रहा है केवल वातावरण का, ओनली एनवायरमेंट, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। तीसरा कह रहा है विद्यालय और शिक्षा का, तो सिर्फ विद्यालय में जाने से ही बच्चों का विकास नहीं होता, स्कूलिंग और एजुकेशन से ही विकास नहीं होता है। चौथा ऑप्शन कह रहा है आनुवांशिकता और वातावरण के बीच परस्पर अंतर क्रिया का, इंटरेक्शन बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट। तो पिछली वीडियो में ही बताया थे कि हेरिडिटी और एनवायरमेंट के कॉम्बिनेशन से हमारा
विकास होता है। मतलब हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, मतलब ऑप्शन 4 यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्न में कौन सा कारक समाजीकरण का प्राथमिक कारक नहीं है? Which of these is not a primary agent of socialization? यहाँ पे नॉट लगा हुआ है, गौर से इस क्वेश्चन को हमें पढ़ना है। ठीक है, तो पहला कह रहा है परिवार, तो परिवार तो प्राथमिक एजेंट होता है, प्राइमरी सोशलाइजेशन। वहीं अगर हम आस पड़ोस नाइबरहुड का बात करें तो यह भी प्राइमरी एजेंट होता है। वहीं समकक्षी पीयर्स की बात करें, मतलब फ्रेंड सर्किल की बात करें, यह भी हमारा प्राइमरी एजेंट में आता है। बट अगर हम सरकार की बात करते हैं, गवर्नमेंट की बात करते हैं, तो ये हमारा प्राइमरी एजेंट नहीं होगा। तो जो नहीं है वही सही है। क्यों? क्योंकि पूछा ही नहीं है। ये क्वेश्चन में ही पहले कह दिया था कि कौन सा प्राथमिक कारक नहीं है, मतलब सरकार जो है वो समाजीकरण का प्राथमिक कारक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हाइंस की दुविधा पर बच्चों की प्रतिक्रिया के आधार पर लॉरेंज कोहलबर्ग ने किस विकास की विभिन्न अवस्थाओं को प्रतिपादित किया है? ऑन द बेसिस इफ चिल्ड्रेन्स रिस्पॉन्स टू हाइंस डिलेमा लॉरेंज कोहलबर्ग हैज प्रोपोज्ड ए स्पेसिफिक डेवलपमेंटल स्टेज ऑफ। अब यहाँ पे कह रहा है हाइंस की दुविधा की बात हो रही है। हाइंस एक इंसान थे जिनकी वाइफ का तबीयत बहुत ज्यादा खराब था, किसी तरह की उसको बीमारी थी, ठीक, जिससे उसकी जान जाने वाली थी। और हाइंस के पास इतने पैसे नहीं थे और केमिस्ट अर्थात दवा दुकानदार जो था वो मेडिसिन का दाम 100 गुना ज्यादा बता रहा था। तो उसके पास दो ही ऑप्शन थे, या तो वो चोरी करे या अपनी वाइफ को मरने दे। यहाँ जो हाइंस की सिचुएशन थी उसे ही हाइंस की दुविधा का नाम दिया गया है। अब यहाँ हाइंस के साथ साथ लॉरेंज कोहलबर्ग की भी बात हो रही है। अब कभी भी जब लॉरेंज कोहलबर्ग की बात हो तो कोहलबर्ग ने ही नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। तो फर्स्ट ही ऑप्शन हमारा कह रहा है नैतिक विकास, मोरल डेवलपमेंट, तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। वहीं सामाजिक विकास की बात कर रहा है तो लॉरेंज कोहलबर्ग ने सामाजिक विकास की बात नहीं कही थी, ना ही मनोवैज्ञानिक विकास की बात कही थी और ना ही व्यक्तिगत विकास की बात कही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 9 वर्षीय लीला ने बटनों के संग्रह को उनके माप के अनुसार वर्गीकृत किया है। फिर उसने सभी समूहों के बटनों को एकत्रित किया, फिर उन्हें उनके छेदों के आधार पर दोबारा वितरित किया। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार लीला विकास के किस चरण पे है? 9-year-old लीला क्लासिफाइज अ कलेक्शन ऑफ बटन्स according to their size. She then combines all groups of buttons and redistributes them on the basis of holes on them. According to Jean Piaget theory of cognitive development, Leela is in dash stage of development. यहाँ क्वेश्चन बना है तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। ये सीटेड वालों की पुरानी आदत है कि वो लैंग्वेज से खेल जाते हैं और आपका एक नंबर कट हो जाता है गलत आंसर देने की वजह से। बच्चों की तो आदत ही होती है चीजों को संग्रह करना, लेकिन वह वर्गीकृत करके फिर से उसके होल्स अर्थात छेद के आधार पर वर्गीकृत कर रही है। मतलब यहाँ बच्चे में सीसीएस का गुण आया है, क्लासिफिकेशन, कंजर्वेशन और सेरिएशन। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है वर्गीकरण, वही कंजर्वेशन का मतलब होता है संग्रहण और सीरिएशन का मतलब होता है क्रमबद्धता। तो ये तीनों गुण कब आता है? कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में। कौन से स्टेज में? कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज अर्थात मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। यह वही अवस्था है जहां तर्क अर्थात लॉजिक आता है, मतलब बच्चे लॉजिकली सोचने लगते हैं। यहाँ इसका शॉर्टकट हम सी को याद कर सकते हैं। बाकी पूर्व संक्रियात्मक का बात नहीं हो रहा है, ना ही अमूर्त का बात हो रहा है, ना ही संवेदी का बात हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जब बच्चे अपने अनुभवों को अपने वर्तमान स्कीमा में समाहित करते हैं तो इसको कहते हैं डैश अकर्स व्हेन चिल्ड्रन ट्रांसफर देयर एक्सपीरियंस टू फिट इनटू देयर एग्जिस्टिंग स्कीमा। अब यहाँ पे हो रहा है कि अपने अनुभव को वर्तमान स्कीमा में समाहित करना है, मतलब ऐड करने की यहाँ पे बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? ऐड करने की बात हो रही है। और जब भी ऐड करने की बात हो तो ये आत्मसातीकरण होगा। क्या होगा? आत्मसातीकरण मतलब एसिमिलेशन होगा। बट वही अगर पुराने स्कीमा को बदलकर नए स्कीमा बनाने की बात होती तो ये समायोजन हो जाता, मतलब एकोमोडेशन हो जाता। बट यहाँ पे कोई भी नया स्कीमा बनाने की बात नहीं हो रही है, बस पुराने स्कीमा में कुछ चेंजिंग करने की बात हो रही है, मतलब ऐड करने की बात हो रही है। केंद्रीयता से यहाँ कोई मतलब नहीं है, संरक्षणता से भी, कंजर्वेशन से भी यहाँ पे कोई मतलब नहीं बनता। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है लेव वायगोत्स्की के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को डैश कहा जाता है क्योंकि वे तर्क देते हैं कि बच्चों का सीखना संदर्भ में होता है,
लेव वाइगोत्स्की थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट is called a dash theory as he argues that children's learning takes place in a context। अब जब भी आपको वाइगोत्स्की देखे तो तुरंत समझ जाइए कि इन्होंने ही सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत को दिया था। तो अगर बच्चे समाज से अंतःक्रिया करके ज्ञान को सीखेंगे तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है? इस सिद्धांत को क्या कहा जाएगा? सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, सोशियो कल्चर थ्योरी या सोशल कल्चरल थ्योरी। वहीं मनोगतिशील से यहाँ कोई मतलब नहीं है, मनोलैंगिक से कोई मतलब नहीं है, व्यवहारात्मक से भी कोई मतलब नहीं बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई अध्यापिका किसी विद्यार्थी को उसके विकास के निकट क्षेत्र पर पहुंचाने के लिए सहायता को उसके निष्पादन के वर्तमान स्तर के अनुरूप ढालती है तो अध्यापिका किस नीति का प्रयोग कर रही है? When a teacher adjusts the supports offered to a child to fit the child's current level of performance and to help her reach her zone of proximal development। ZPD का यहाँ पे बात हो रहा है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का बात हो रहा है। तो ये टीचर क्या कर रही है? ठीक है, तो यहाँ टेम्परेरी हेल्प अर्थात सहायता की बात हो रही है, तो ये पार्ट या ढांचा या स्कैफोल्डिंग का बात होगा। तो ऑप्शन थर्ड हमारा सही होगा, पार्ट का बात होगा, स्कैफोल्डिंग का बात होगा। जैसे हम लोगों ने साइकिल सीखा था तो किसी बड़े ने पीछे से साइकिल का पकड़कर हमें सपोर्ट दिया था ताकि हम गिर न जाए, तो इसी टेम्परेरी हेल्प को पार्ट या ढांचा का नाम दिया गया है पेडागोजी में। ठीक है, सहयोगात्मक अधिगम से मतलब नहीं है, अंतर पक्षता से भी मतलब नहीं है, विद्यार्थी में संज्ञानात्मक द्वंद्व पैदा करना, द्वंद्व तो पैदा करने की बात ही नहीं हो रही है, यहाँ तो हेल्प करने की बात हो रही है। और जब भी कहीं पे आपको ZPD दिखे तो उसको पार्ट से या स्कैफोल्डिंग से समझ लेना है हमको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रगतिशील कक्षा में, इन अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम, प्रगतिशील कक्षा की बात हो रही है, मतलब यहाँ पे बच्चा एक्टिव होगा। तो पहला ऑप्शन कह रहा है शिक्षण पाठ्य पुस्तक केंद्रित होता है, टीचिंग इज टेक्स्ट बुक सेंट्रल। तो जब प्रगतिशील कक्षा की बात हो रही है मतलब बच्चा एक्टिव होगा तो ये पाठ्य पुस्तक केंद्रित बिल्कुल भी नहीं होगा। दूसरा कह रहा है योगात्मक परीक्षा पर बल दिया जाता है, एम्फेसाइज इज प्लेस्ड ऑन समेटिव असेसमेंट। अब कहीं भी हमको समेटिव असेसमेंट पे बल नहीं देना है बल्कि फॉर्मेटिव असेसमेंट की बात एनसीएफ भी करती है। तीसरा ऑप्शन कह रहा है विद्यार्थी अध्ययन में सक्रिय भूमिका निभाते हैं, लर्नर्स प्लेज एन एक्टिव पार्ट इन देयर लर्निंग। तो ये थर्ड ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे बच्चा एक्टिव है और जहां पे बच्चा एक्टिव है वही ऑप्शन हमारा प्रगतिशील कक्षा के लिए सही होगा। वहीं चौथा ऑप्शन कह रहा है कि अध्यापक दंड और पुरस्कार द्वारा छात्रों के शिक्षण को दिशा देता है, टीचर्स यूजेज रिवार्ड्स एंड पनिशमेंट टू डायरेक्ट चिल्ड्रंस लर्निंग। अब ना ही हमें बच्चों को रिवार्ड देना है और ना ही हमें बच्चों को पनिशमेंट देना है, दंड देने की तो कोई बात ही नहीं बनती है, तो थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है डैश बुद्धि कौशल उस कौशल की ओर संकेत करता है जो कि दूसरों को मनोदशाओं, स्वभावों और आशयों को पहचानता है तथा उन पर उपयुक्त प्रतिक्रिया देता है। डैश इंटेलिजेंस refers to the ability to recognize and respond appropriate to the moods, temperaments and intentions of others। अब यहाँ दूसरे की बात, दूसरे की मनोदशा, दूसरे के स्वभाव को पहचानने की बात हो रही है, तो जब भी दूसरे की बात हो तो वो अंतर व्यक्ति कहलाएगा, इंटरपर्सनल कहलाएगा। वहीं अगर खुद के मनोदशा की बात हो तो वो अंतरा व्यक्तिक हो जाएगा, इंट्रापर्सनल हो जाएगा। बट यहाँ दूसरे की बात कर रहा है और गार्डनर साहब ने 8 तरह की बुद्धि की बात की थी। अगर हम खुद को समझते हैं तो वो अंतरा व्यक्तिक इंट्रापर्सनल जो होता है वो खुद को समझते हैं तो आगे चलकर धार्मिक गुरु बनते हैं, और जब हम दूसरे की मनोदशा या स्वभाव को समझने लगते हैं तो उसे अंतर व्यक्तिक अर्थात इंटरपर्सनल कहा जाता है, और इस प्रकार के लोग आगे चलकर सामाजिक कार्यकर्ता या राजनीतिज्ञ आदि बनते हैं। स्थानिक बुद्धि उनमें पाया जाएगा जो बिल्डिंग वगैरह को कंस्ट्रक्शन करते हैं या मैप्स वगैरह बनाते हैं, उसमें स्थानिक बुद्धि पाया जाएगा। तार्किक गणितीय बुद्धि, लॉजिकल का यहाँ पे कोई बात नहीं बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 यह प्रस्ताव रखती है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 का बात हो रहा है, प्रोपोजेज दैट। अब पहला कह रहा है कि प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों को उनके घर की या स्थानीय भाषाओं में पढ़ाया जाना चाहिए, तो यही ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। चिल्ड्रेन इन प्राइमरी ग्रेड्स शुड बी टॉट इन होम्स या लोकल लैंग्वेज। तो अगर बच्चों को घर की भाषा या स्थानीय भाषा में पढ़ाएंगे तो बच्चे चीजों को आसानी से समझ पाएंगे और पढ़ाई में भी उनकी रुचि बनेगी, तो ये फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। फिर भी हम आगे का ऑप्शन देखते हैं,
दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा का माध्यम एक तरह की भाषा में ही उपयोग होना चाहिए। देयर शुड बी वन यूनिफॉर्म लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन इन प्राइमरी क्लासेज। अब शिक्षा में अगर हम पढ़ा रहे हैं तो उसकी माध्यम बस एक ही तरह की भाषा को हमें नहीं रखना है। अब हो सकता है कोई ऐसा बच्चा है अगर हमारा इंग्लिश मीडियम स्कूल है और कोई बच्चा आ रहा है जो इंग्लिश उतने अच्छे से अभी नहीं समझ पा रहा, तो उसको उसके घर की भाषा या उसकी मातृभाषा अगर हिंदी है या कोई भी दूसरी भाषा है तो उसमें उसे समझाया जाएगा ताकि उसका मन भी लगा रहे, पढ़ने में रुचि भी बना रहे और धीरे धीरे वो भी समझ लेगा। थर्ड ऑप्शन कह रहा है शिक्षक को द्विभाषिक उपागम के प्रयोग करने के लिए हतोत्साहित किया जाना चाहिए। टीचर्स शुड बी डिस्करेज टू यूज बाइलिंगुअल अप्रोच। अब यहाँ हमको टीचर को भी हतोत्साहित नहीं करना है क्योंकि टीचर भी स्टूडेंट की सुविधा के अकॉर्डिंग लैंग्वेज का यूज करेंगे। चौथा कह रहा है बहुभाषावाद को बिल्कुल भी बढ़ावा नहीं देना चाहिए। मल्टीलिंगुअलिज्म शुड बी हैवीली डिस्करेज। अब बहुभाषावाद को तो हमें बढ़ाना है क्योंकि एनसीएफ भी कहती है कि बच्चों की मातृभाषा या उसकी घर की भाषा में उसे पढ़ाया जाए ताकि बच्चे आसानी से पढ़ पाए, आसानी से समझ जाए और उसको पढ़ने में भी रुचि लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विद्यालय बैडमिंटन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों का चयन करते समय लड़कों को प्राथमिकता देता है और संगीत प्रतियोगिता के लिए लड़कियों को प्राथमिकता देता है। यह क्या सूचित करता है? अ स्कूल गिव्स प्रेफरेंस टू बॉयज व्हाइल सेलेक्टिंग स्टूडेंट्स फॉर बैडमिंटन। मतलब बैडमिंटन के लिए बॉयज को सेलेक्ट करता है, वही एंड टू गर्ल्स फॉर म्यूजिक कंपटीशन, और म्यूजिक कंपटीशन के लिए किसको सेलेक्ट करता है? गर्ल्स को। तो ये क्या दिखाता है? तो जैसे इस तरह का बात दिखे कि लड़का को अलग चीज से हमको दिखाना है और लड़की को अलग चीज से दिखाना है तो तुरंत समझ जाना है कि ये जेंडर रूढ़िबद्धता को दर्शाता है, जेंडर स्टेरियोटाइपिंग को दर्शाता है। यहाँ पे जेंडर समानता की कोई बात नहीं हो रही है, जेंडर पहचान की भी कोई बात नहीं हो रही है, जेंडर अस्थायित्व की भी कोई बात नहीं हो रही है। इस तरह का क्वेश्चन पता नहीं सीटेट वालों ने कितनी बार पूछा है। जेंडर रूढ़िबद्धता से आपको हर एक सेट में एक न एक क्वेश्चन आपको मिल ही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है सतत और व्यापक मूल्यांकन में इसमें क्या शामिल है? कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन, मतलब सीसीई की बात हो रही है। इंटेंस विच ऑफ दीज? अब कह रहा है मूल्यांकन के मापदंडों और उपकरणों की योजना बनाना। प्लानिंग ऑन पैरामीटर्स एंड टूल्स ऑफ इवोल्यूशन। तो ये तो बिल्कुल सही बात कह रहा है कि मापदंड और उपक्रम का योजना हमें बनाना है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि शिक्षक द्वारा सावधानी पूर्वक रिकॉर्ड अभिलेख को तैयार करना। मल्टी कॉलर्स रिकॉर्ड कीपिंग बाय द टीचर। तो ये भी एकदम सही बात है कि हमें सावधानी पूर्वक हर एक चीज का रिकॉर्ड रखना है। वहीं तीसरा कह रहा है बच्चों का समय समय पर परीक्षण करना एवं उनको श्रेणीबद्ध करना। पीरियोडिक टेस्टिंग एंड रैंकिंग ऑफ चिल्ड्रेन। अब बच्चों को हमें रैंक नहीं करना है, उसको श्रेणीबद्ध नहीं करना है, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। परीक्षण करना है बच्चों का बट हमें उसको श्रेणीबद्ध मतलब रैंक नहीं करना है। चौथा ऑप्शन कह रहा है शिक्षण को अधिगम प्रक्रिया के साथ एकीकृत करना। इंटीग्रेशन विद द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। तो ये बिल्कुल सही है। तो हमारा कौन कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है? फर्स्ट, सेकेंड और फोर्थ। और फर्स्ट, सेकेंड और फोर्थ किस में दिया है? ए में दिया है, मतलब ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार आकलन के लिए अंतर्निहित सिद्धांत क्या होना चाहिए? व्हाट शुड बी द अंडरलाइंग प्रिंसिपल फॉर असेसमेंट अकॉर्डिंग टू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। यहाँ पे भी एनईपी का बात हो रहा है, एनईपी 2020 का बात हो रहा है। तो पहला ऑप्शन कह रहा है मुख्य रूप से रटने के कौशलों का परीक्षण करना। अरे भाई ना, रटने का तो बात ही नहीं करना है। प्राइमरीली टेस्टिंग रोट मेमोराइजेशन, रोट मेमोराइजेशन को हमें बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ाना है। दूसरा कह रहा है केवल विषय वस्तु के अधिगम के लिए प्रोत्साहित करना। इंकरेजिंग लर्निंग ऑफ कंटेंट ओनली। ओनली दिखे या केवल दिखे तो उसको देखते ही आपको कट कर देना है। ये ऑप्शन कभी भी सही नहीं हो सकता है। फिर तीसरा कह रहा है सभी विद्यार्थियों के लिए उनका सीखने और विकास का अनुकूलन करना। ऑप्टिमाइजिंग लर्निंग एंड डेवलपमेंट फॉर ऑल स्टूडेंट्स, मतलब सभी को एक समान ढंग से हमें देखना है क्योंकि हर बच्चे अलग अलग ढंग से सीखते हैं, हर बच्चों की सीखने की क्षमता अलग अलग होती है। तो ये ऑप्शन हमारा थर्ड सही हो जाएगा। फिर भी चौथा ऑप्शन पढ़ के देखते हैं। विद्यार्थियों का वर्ष के अंत की परीक्षा के माध्यम से केवल संज्ञानात्मक आयाम का आकलन करना। असेसिंग स्टूडेंट्स ओनली इनटू द कॉग्निटिव डोमेन थ्रू एंड ऑफ द ईयर एग्जामिनेशन। सबसे पहले बात कि वर्ष के अंत में ही हमें परीक्षा नहीं लेना है बल्कि टाइम टू टाइम हमें फीडबैक लेना है।
और दूसरी बात कि सिर्फ संज्ञानात्मक पक्ष को, सिर्फ कॉग्निटिव डोमेन को ही नहीं देखना है, बल्कि बच्चों के सर्वांगीण विकास, होलिस्टिक डेवलपमेंट, ऑल राउंड डेवलपमेंट की यहाँ पे बात हमें करना है। ठीक है, तो ये फोर्थ ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संसद ने दिव्यांग व्यक्तियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कानून हाल ही में पारित किया है? Which of the following is the latest legislation passed by the Indian Parliament for people with disability? मतलब आरटी एक्ट की बात हो रही है, और आरटी एक्ट कब पारित हुआ था? 2016 में आरटी एक्ट लागू हुआ था। कितना में हुआ था? 2016 में। तो आरटी एक्ट जब लागू हुआ था, इसमें 21 तरह की डिसेबिलिटी की बात की गई है, 21 तरह की दिव्यांगता की बात की गई है। इस 21 तरह की शारीरिक अक्षमता में अंधापन, बौनापन, मानसिक बीमारी, ये सब शामिल है। तो पहला कह रहा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, तो इससे बात नहीं हो रहा है। यहाँ पे अगर आरटी दिया रहता तो हम थोड़ा देर के लिए सोच भी सकते थे। दूसरा ऑप्शन कह रहा है निःशक्त व्यक्ति समान अवसर अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी अधिनियम, पर्सन विद डिसेबिलिटी इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एंड फुल पार्टिसिपेशन एक्ट। तो यही ऑप्शन हमारा सेकेंड सही हो जाएगा। फिर भी तीसरा ऑप्शन देखते हैं। तीसरा कह रहा है दिव्यांगता के साथ व्यक्तियों का अधिकार अधिनियम, यह अधिनियम का कोई भी नाम नहीं है। और चौथा कह रहा है शिक्षा का अधिकार अधिनियम, राइट टू एजुकेशन एक्ट, यहां से इसका कोई मतलब नहीं बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राथमिक शिक्षा में समावेश की भावना का सटीक रूप से वर्णन करता है? Which of the following statement accurately describes the spirit of inclusion in a primary classroom? मतलब इंक्लूजन का बात हो रहा है, समावेशन का बात हो रहा है। तो पहला ऑप्शन कह रहा है शिक्षक केवल मानक और एक तरह की भाषा के प्रयोग को ही बढ़ावा देता है। टीचर प्रमोट्स द यूज ऑफ अ स्टैंडर्ड एंड यूनिफॉर्म लैंग्वेज ओनली। अब ओनली लिखा हुआ मिले या एक ही तरह का बात हो, ही अगर लिखा हुआ मिले हिंदी में तो उसको देखते ही हमें काट देना है। वैसे भी देख के भी पता चल रहा है कि मानक और एक तरह की भाषा का तो हमें प्रयोग करना ही नहीं है। दूसरा कह रहा है शिक्षक कुछ जाति समूह के बच्चों के प्रति पूर्वाग्रह रखता या रखती है। टीचर होल्ड्स प्रिजुडिस टुवर्ड्स चिल्ड्रन फ्रॉम सर्टेन कास्ट ग्रुप्स। ये भी ऑप्शन हमें गलत करना है, क्योंकि पूर्वाग्रह तो हमें रखना नहीं है बच्चों के प्रति। तीसरा ऑप्शन कह रहा है शिक्षक को विशेष शैक्षिक आवश्यकताओं वाले बच्चों से कोई अपेक्षा नहीं होती है। अब ऐसा भी नहीं है कि बच्चों से हमें अपेक्षा रखना ही नहीं है। टीचर्स डज नॉट हैव एनी एक्सपेक्टेशन फ्रॉम चिल्ड्रन विथ स्पेशल एजुकेशनल नीड्स। अब जिसको स्पेशल एजुकेशन नीड की बात है उसको HOTS हॉट्स टाइप का क्वेश्चन हमें देना है, ऐसा नहीं कि उससे हमें मतलब ही नहीं रखना है। चौथा कह रहा है कि शिक्षक सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षा शास्त्र का प्रयोग करता या करती है। टीचर प्रैक्टिस कल्चरली रिस्पॉन्सिव पेडागोजी। तो पेडागोजी का ही यूज करके हम लोग बच्चों को अच्छे ढंग से पढ़ा सकते हैं, बच्चों के मनोदशा को समझ सकते हैं, उसके हाव भाव को समझ सकते हैं और एजुकेशन को और बेटर बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताओं का समूह प्रतिभाशाली छात्रों को परिभाषित करता है? द सेट इफ कैरेक्टरिस्टिक्स दैट डिफाइंस अ गिफ्टेड स्टूडेंट्स। अब गिफ्टेड स्टूडेंट्स की बात हो रही है, प्रतिभाशाली छात्र की बात हो रही है। तो पहला ऑप्शन हमारा कह रहा है शीघ्रता से सीखते हैं और उसे याद रखते हैं। अब यहाँ पे याद रखने की बात है तो थोड़ा देर के लिए हम इसको गलत कर सकते हैं, बट यहाँ पे कह रहा है शीघ्रता से सीखते हैं। अब जो प्रतिभाशाली बच्चे होंगे, गिफ्टेड स्टूडेंट होंगे, वो एकदम क्यूरियस होंगे, अच्छे ढंग से वो तुरंत कोई भी चीज को सीख लेंगे। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि सतर्क हैं और तुरंत उत्तर देते हैं, बारीकी से अवलोकन करते हैं। इज अलर्ट, नीली ऑब्जर्व्ड एंड रिस्पॉन्ड क्विकली। ये भी बिल्कुल सही बात है कि उत्तर तो तुरंत देते हैं, बट यहाँ पे सतर्क भी है और बारीकी से अवलोकन करते हैं, मतलब अच्छे ढंग से सोच समझ के उत्तर देते हैं। तीसरा ऑप्शन कह रहा है त्वरण के साथ बेहतर प्रदर्शन करते हैं, परफॉर्म्स बेटर विथ एक्सेलरेशन। तो जो प्रतिभाशाली बच्चे होंगे, मतलब गिफ्टेड स्टूडेंट होंगे, वो अच्छा परफॉर्मेंस तो करेंगे ही। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी सही हो जाएगा, क्योंकि 1 2 3 तीनों सही है और तीनों किसमें दिया है? सी में दिया है, मतलब सी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी शैक्षणिक प्रणाली अत्यधिक दृष्टिबाधिता से जूझते हुए विद्यार्थियों के समावेशन हेतु प्रभावशाली नहीं है? Which of the following is not an effective pedagogical strategy for inclusion of students with severe visual impairment? मतलब विजुअल इंपेयरमेंट है, मतलब वो दृष्टि बाधित विद्यार्थी है।
तो जो दृष्टि बाधिता से जूझ रहा है उसके लिए यहाँ पे कौन सा पेडागोजिकल स्ट्रेटेजी सही नहीं है, मतलब कौन सी शैक्षणिक प्रणाली हमारे लिए सही यहाँ पे उस बच्चे के लिए नहीं है। तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि प्रत्यक्ष और स्पष्ट रूप से बोलना व पढ़ना, स्पीकिंग क्लियरली एंड एक्सप्लिसिटली। तो जो बच्चा देख नहीं सकता है तो उसको हम पढ़ के समझ करके उसको समझा सकते हैं, तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। दूसरा कह रहा है 3 आयामी नक्शे और चार्ट, मतलब 3 डायमेंशनल मैप्स एंड चार्ट्स, तो ये भी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि चार्ट्स और नक्शे का यूज करके जो 3D नक्शा होगा तो उसको वो स्पर्श करके अच्छे ढंग से कोई भी चीज को सीख सकता है। तीसरा कह रहा है ऐसी किताबें और बोर्ड जिसको छूना या महसूस किया जा सकता है, फेल्ट बुक्स एंड फेल्ट बोर्ड्स, तो ये भी ऑप्शन सही है। जिसको दिख नहीं रहा है तो वो छू करके महसूस कर सकता है और उसको समझ सकता है। बट चौथा ऑप्शन दे रहा है दृश्यात्मक प्रस्तुतिकरण देने के लिए कंप्यूटर का उपयोग, यूज ऑफ कंप्यूटर्स टू गिव विजुअल प्रेजेंटेशन। अब हमें विजुअल प्रेजेंटेशन देने की तो यहाँ पे बात ही नहीं हो रही है, क्योंकि इसको दिख ही ना रहा है, ये तो ऑलरेडी दृष्टि बाधित स्टूडेंट है, मतलब इसको देखने में समस्या है, और जिसको देखने में समस्या है उसको आप दिखाने की बात कर रहे हैं, मतलब यहाँ तो जले पे नमक छिड़कने की बात हो रही है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, और जो गलत है वही सही है। क्यों? क्योंकि पूछा ही नहीं है, तो ये फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कह रहा है अभिकथन एक दिया है और इसका एक तर्क दिया है, मतलब एक असर्शन दिया है और एक रीजन दिया है। अभिकथन कह रहा है कि शिक्षकों को सभी बच्चों के अर्थपूर्ण सीखने के लिए अधिगम के विविध मौके मुहैया कराने चाहिए। टीचर शुड प्रोवाइड डाइवर्स लर्निंग अपॉर्चुनिटी टू फैसिलिटेट मीनिंगफुल लर्निंग फॉर ऑल चिल्ड्रेन। अब बच्चों के मीनिंगफुल लर्निंग की यहाँ पे बात हो रही है, मतलब बच्चों को सिखाने के लिए अलग अलग अपॉर्चुनिटी देने की बात हो रही है, तो ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर इसका तर्क दे रहा है कि सभी बच्चों में सीखने की क्षमता होती है, ऑल चिल्ड्रेन हैव द पोटेंशियल टू लर्न, तो ये भी बिल्कुल सही बात है कि हर बच्चे में सीखने की क्षमता होती है, बस उसे टीचर अच्छे ढंग से समझा दे। तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि ए और आर दोनों सही है, और आर सही व्याख्या करता है ए की, तो बिल्कुल सही बात है कि ये जो हमारा अभिकथन है उसके यहाँ पे तर्क ये सही दे रहा है। बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, मतलब ये जो यहाँ पे तर्क है वो करेक्ट यहाँ पे दिख रहा है हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक विद्यार्थी जो नियंत्रण के बाह्य अधिकारिता में विश्वास रखती है परीक्षाओं में अपनी असफलता का कारण किसे बता सकती है? A student with external locus of control would attribute his or her failure in the examination to। अगर कोई बच्चा अपनी असफलता का कारण किसी बाह्य अधिकारिता में विश्वास रख रही है तो वो क्या बता सकती है कि कौन सा वो कारण हो सकता है? तो जब इंटरनल की बात ही नहीं हो रही है, मतलब आंतरिक की बात नहीं हो रही है, तो योग्यता की कमी की बात ही नहीं होगी, लैक ऑफ एबिलिटी की बात ही नहीं होगी। अगर वहां पे आंतरिक की बात होती तब इसको हम सोच सकते थे। दूसरा कह रहा है तैयारी की कमी, ये भी हमारा इंटरनल है, लैक ऑफ प्रिपरेशन, क्योंकि हम तभी बोलेंगे कि हमारी तैयारी कमी थी जब हम इंटरनल सोचेंगे कि अरे सही में हम अगर ठीक से तैयारी किए रहते तो और अच्छा मार्क्स आता। बट यहाँ पे एक्सटर्नल की बात हो रही है, बाह्य की बात हो रही है, त्रुटिपूर्ण दृष्टिकोण, तो ये भी नहीं होगा, फेल्योर एटीट्यूड। फिर कह रहा है चौथा बुरी किस्मत, बैड लक, तो जब हम एक्सटर्नल की बात करेंगे तो ये बैड लक वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्रगतिशील कक्षा में एक प्रभावी वातावरण निर्माण करते समय निम्नलिखित में से किन बातों को ध्यान रखना चाहिए? Which of the following should be kept in mind while creating an effective environment in an progressive classroom? प्रोग्रेसिव क्लासरूम की बात हो रही है, प्रगतिशील कक्षा की बात हो रही है, मतलब बच्चा यहाँ पे एक्टिव होना चाहिए। तो पहला ऑप्शन हमारा कह रहा है कि अन्वेषण को प्रोत्साहित करने के लिए सामग्री को व्यवस्थित करने की विधि, मेथड्स ऑफ अरेंजिंग द मटेरियल्स टू इनकरेज एक्सप्लोरेशन। तो यहाँ पे अन्वेषण मतलब एक्सप्लोरेशन को प्रोत्साहित करने की बात हो रही है, इनकरेज करने की बात हो रही है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा कह रहा है जोखिम लेने में विद्यार्थियों की सहायता करने के तरीके, वेज ऑफ सपोर्टिंग स्टूडेंट्स इन रिस्क टेकिंग, यहाँ पे बच्चों को सपोर्ट करने की बात हो रही है, तो ये भी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर तीसरा कह रहा है एक समान क्षमता वाले विद्यार्थियों को एक समूह में रखना, पुटिंग स्टूडेंट्स ऑफ सम एबिलिटी इन वन ग्रुप। अब बच्चों को समान क्षमता या अलग अलग क्षमता वाला हमें समूह तो बिल्कुल बनाना नहीं है, तो ये थर्ड ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा।
फिर चौथा कह रहा है आकलन की भिन्न भिन्न विधियां, वेरीज मेथड्स ऑफ असेसमेंट्स। तो ये सही बात है कि अलग अलग विधियों से हम आकलन करेंगे। कभी हो सकता है फॉर्मेटिव असेसमेंट लेंगे तो उसमें पेपर पेंसिल टेस्ट भी हम ले लेंगे, या हो सकता है बाहर घुमाने ले जाएंगे बच्चों को और उसी के बारे में पूछेंगे कि तुमने क्या देखा या क्या सीखा। तो अलग अलग तरह से हम उसका आकलन कर सकते हैं। तो हमारा कौन कौन ऑप्शन यहाँ पे सही है? फर्स्ट है सही, सेकेंड है सही और फोर्थ सही है। तो ये किस में दिया है? सी में दिया है। तो फर्स्ट सेकेंड फोर्थ मतलब सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी एक सहगामी अधिगम युक्ति है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉम्पेरेटिव लर्निंग स्ट्रेटेजी। मतलब ये कॉम्पेरेटिव सहगामी अधिगम की बात कर रहा है। तो ढालना इससे कोई मतलब नहीं बनता, शेपिंग से, क्रमबद्धता से भी यहाँ पे कोई मतलब नहीं बनता, सामाजिक पृथक्करण से भी, सोशल आइसोलेशन से भी कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि सहगामी की बात हो रही है मतलब पारस्परिक रूप से प्रश्न करना, रेसिप्रोकल क्वेश्चनिंग, मतलब अलग अलग ढंग से बच्चे प्रश्न करेंगे तो वो अच्छे ढंग से सीख पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मोहन ने विद्यार्थियों को आयतन की समझ बनाने के लिए भिन्न धारिताओं वाले बर्तन दिए। फराह ने अपने विद्यार्थियों को कड़े को यांत्रिक कार्य बनाने की संभावनाओं पर मानस मंथन करने के लिए कहा। दोनों अध्यापक अपनी कक्षा में किस शिक्षण शास्त्रीय युक्ति का प्रयोग कर रहे हैं? मोहन प्रोवाइड्स स्टूडेंट्स with containers of different capacities to help them learn the concept of volume। वॉल्यूम के कॉन्सेप्ट मतलब आयतन के कॉन्सेप्ट को देने के लिए वो अलग अलग यहाँ पे मोहन ने कंटेनर दिया, मतलब अलग अलग बर्तन दिया। फिर कह रहा है फराह आस्क स्टूडेंट टू ब्रेनस्टॉर्म ऑन पॉसिबिलिटी ऑफ मेकिंग वेस्ट डिस्पोजल अ मैकेनिकल टास्क। मतलब एक मैकेनिकल टास्क दिया गया वेस्ट डिस्पोजल के बारे में और उसमें बताया गया कि अलग अलग ढंग से सारे बच्चे सोचे, अलग अलग पॉसिबिलिटी निकाले उसको बनाने के लिए, सो दैट पीपल डू नॉट हैव टू डू दिस मेनियल टास्क। बोथ ऑफ द टीचर्स आर इम्प्लॉइंग डैश इन देयर क्लासरूम। तो दोनों लोग किस शिक्षण शास्त्रीय युक्ति का मतलब किस तरह की पेडागोजी का यूज कर रहे हैं? तो यहाँ पे दोनों सिचुएशन में दोनों टीचर बच्चों को एक्टिव रख रहे हैं, और एक्टिव रख रहे हैं मतलब ये रचनावाद का बात हो रहा है, कंस्ट्रक्टिविज्म का बात हो रहा है, क्योंकि बच्चा ब्रेनस्टॉर्म करेगा, अलग अलग तरीके से सोचेगा। और यहाँ पे ये कंटेनर अगर दे रहे हैं वॉल्यूम को मेजर करने के लिए, मतलब बर्तन अगर दे रहे हैं आयतन को समझने के लिए, तो बच्चा प्रैक्टिकली उसको अच्छे ढंग से सीख पाएगा। तो ये सेकेंड ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। व्यवहारवाद से कोई मतलब नहीं बनता, स्पष्ट अनुदेशन से भी मतलब नहीं है, सक्रिय अनुकूलन से भी कोई मतलब नहीं बनता। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, फिर से यहाँ पे दिया है कथन और एक कारण दिया है। कथन कह रहा है शिक्षा ढांचे में शैक्षणिक अवबोधन के अतिरिक्त छात्रों के सामाजिक संवेगात्मक आवश्यकताओं पर ध्यान दिया जाना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक लर्निंग it is important to focus on the socio emotional needs of the student in an educational setup। तो यही एनसीएफ भी कहती है कि बच्चों के हमें सर्वांगीण विकास, होलिस्टिक डेवलपमेंट, ऑल राउंड डेवलपमेंट पे ध्यान देना है। तो इसका रीजन मतलब कारण बता रहा है कि संज्ञान में संवेग महत्वपूर्ण भूमिका, इमोशंस प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन कॉग्निशन। तो ये भी बिल्कुल सही बात है, मतलब ए और आर दोनों सही है और आर सही व्याख्या करता है ए की, मतलब बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है शैक्षणिक कार्यों में बच्चों द्वारा की गई त्रुटियों को समझना निम्न में से क्या है? अंडरस्टैंडिंग एरर्स मेड बाय चिल्ड्रेन इन एकेडमिक वर्क। अब बच्चे अगर त्रुटि कर रहे हैं तो उसे समझना क्या है? तो पहला कह रहा है केवल विद्यार्थियों की बौद्धिक क्षमताओं का आकलन करने में प्रासंगिक है। इज रेलिवेंट मेरली इन असर्टिंग स्टूडेंट्स इंटेलेक्चुअल एबिलिटी। अब यहाँ पे केवल लगा हुआ है, अगर केवल नहीं लगा रहता तो थोड़ा देर के लिए सोच सकते थे, बट केवल लगा हुआ मतलब सिर्फ हम उसके बौद्धिक क्षमता का आकलन नहीं कर रहे हैं बल्कि उसके सारे एस्पेक्ट को हमें ध्यान में रखना है। दूसरा कह रहा है कि शिक्षण प्रतिक्रिया में केवल शिक्षक की दक्षता का पता लगाने के लिए प्रासंगिक है। इज रेलिवेंट ओनली टू जज टीचर्स इफिशिएंसी इन टीचिंग। अब हमें टीचर को तो जज नहीं करना है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। तीसरा कह रहा है शिक्षण के साथ साथ सीखने की प्रक्रिया को समझने के लिए प्रासंगिक है। इज रेलिवेंट टू अंडरस्टैंड टीचिंग एज वेल एज लर्निंग प्रोसेस। तो हमें टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को ध्यान में रखते हुए समझना है कि बच्चा त्रुटि कर रहा है तो क्यों कर रहा है और उसको ठीक कैसे किया जा सकता है। तो ये थर्ड ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। वहीं चौथा कह रहा है शिक्षण या सीखने से संबंधित किसी भी क्षेत्र के लिए प्रासंगिक नहीं है। इज नॉट रेलिवेंट टू एनी डोमेन रिलेटेड टू टीचिंग और लर्निंग। तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में समालोचनात्मक चिंतन में क्या शामिल है? क्रिटिकल थिंकिंग इन्वॉल्व्स। अब यहाँ पे क्रिटिकल थिंकिंग की बात हो रही है, तो पहला कह रहा है परासंज्ञान, मेटा कॉग्निशन। तो परासंज्ञान या इसी को अधिसंज्ञान बोलते हैं, मतलब ये थिंकिंग अबाउट थिंकिंग होता है। थिंकिंग अबाउट थिंकिंग का मतलब क्या हुआ कि हम जो सोच रहे हैं उसके बारे में सोचना कि हम ये क्यों सोच रहे हैं, यही ये सोच से भी परे होता है। ठीक है। दूसरा कह रहा है विश्लेषण, एनालिसिस, तो ये भी सही हो जाएगा। और तीसरा कह रहा है मनन, रिफ्लेक्शन, तो ये भी सही हो जाएगा। मतलब तीनों ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, मतलब ऑप्शन ए यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अनीता जो कि चौथी कक्षा की अध्यापिका है, अपनी कक्षा में एक ऐसी स्थिति का सामना कर रही है जहां कई विद्यार्थी पढ़ाए जा रहे विषय में उकताहट महसूस कर रहे हैं। इस स्थिति में उसे क्या करना चाहिए? अनीता, अ टीचर ऑफ 4th grade, is facing a situation in her class where several students are reporting boredom in ongoing theme. In this situation, she should. अब मतलब वह जब बच्चे को पढ़ा रही है तो बच्चा बोर हो रहा है, तो उसे क्या करना चाहिए? तो पहला ऑप्शन दे रहा है कि इन विद्यार्थियों की अनदेखी करें और उसी विषय वस्तु को पढ़ाना जारी रखे। इग्नोर दीज स्टूडेंट्स एंड कंटिन्यू टीचिंग द सेम कंटेंट। अब बच्चा अगर बोर हो रहा है, समझ नहीं पा रहा है, तो उसको हम अगर जारी रख रहे हैं, मतलब पढ़ा ही रहे हैं, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। मतलब बच्चा ना कुछ समझ पाएगा ना कुछ, तो ये तो भाड़ा टालने की बात हो गई। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि इन विद्यार्थियों को दंडित करें और इनकी सूचना उनके माता पिता को दें। पनिश दीज स्टूडेंट्स एंड रिपोर्ट टू देयर पेरेंट्स। तो अब यहाँ पे हमें बच्चों को दंड तो बिल्कुल नहीं देना है, ना बाबा ना, दंड तो देना ही नहीं है। तीसरा कह रहा है पाठ के विषय वस्तु और पढ़ाने के तरीके पर पुनः चिंतन करें। रिफ्लेक्ट ऑन कंटेंट ऑफ लेसन एंड मेथड्स ऑफ टीचिंग। ये हमें सही लग रहा है, क्योंकि अगर हम विषय वस्तु जो पढ़ा रहे हैं उस पर सोचेंगे कि हम पढ़ा रहे तो बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है, आखिर कहाँ से प्रॉब्लम हो रही है, बच्चों को कुछ अलग तरह का एग्जाम्पल देंगे तो बच्चे उसमें रुचि दिखाएंगे और फिर से वो समझ जाएंगे। चौथा कह रहा है मान ले ये विद्यार्थी सीखने के सक्षम नहीं है। Assume that these students are not capable of learning। अरे भाई कैसे मान लीजिएगा कि सीखने के सक्षम नहीं है? आप मान लीजिए ना कि आप सिखाने के सक्षम नहीं है, क्योंकि बच्चा तो सारा सीखने के सक्षम है, बस आपको सिखाने की कैपेसिटी होनी चाहिए। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किसी अध्यापक को अपने विद्यार्थियों को किसी कार्य के लिए आंतरिक रूप से प्रेरित करने के लिए क्या कहकर प्रोत्साहित करना चाहिए? What should a teacher tell her student to encourage them to be intellectually motivated for task? मतलब उसको आंतरिक रूप से हमें प्रेरित करना है। तो पहला ऑप्शन दे रहा है कि जो विद्यार्थी सबसे पहले कार्य खत्म कर लेंगे उन्हें 5 सितारे मिलेंगे। The students who finishes first will get 5 स्टार। अब हमें बच्चों को स्टार तो देना नहीं है, मतलब ऐसा नहीं कि कोई एक बच्चा हमारे लिए पार्टिकुलर बहुत अच्छा है, दूसरा बच्चा अच्छा नहीं है, ऐसा तो करना नहीं है। दूसरा कह रहा है मैं देखती हूं कि कौन प्रथम आती है और कौन सबसे अधिक स्मार्ट है। लेट मी सी हु फिनिशेज फर्स्ट, हु इज द स्मार्टर। ये बात थोड़ा देर के लिए सुन सकते हैं, मतलब थोड़ा देर के लिए चल सकता है कि हम बच्चों को, छोटा बच्चा रहेगा तो उसको बता देंगे कि अच्छा देखते हैं कौन फर्स्ट आता है, लेकिन इसको मजाक की सिचुएशन में हमें लेना है। अगर हम पेडागोजी की बात करें तो ये सही नहीं होगा। नेक्स्ट ऑप्शन हम देख लेते हैं, इससे बेटर अगर कहीं मिल जाए। तो तीसरा कह रहा है इस पर काम करना कितना मजेदार है। चलो देखते हैं कि हम इस गतिविधि से क्या क्या सीख सकते हैं। वर्किंग ऑन दिस इज सो इंटरेस्टिंग, लेट्स सी व्हाट ऑल वी कैन लर्न इन दिस एक्टिविटी। तो इस तरह का बात बोलने से, इस तरह का लैंग्वेज यूज करने से बच्चों की उत्सुकता बढ़ेगी, और बच्चों की जब उत्सुकता बढ़ेगी मतलब उसका पढ़ने में रुचि बढ़ जाएगा, वो अच्छे ढंग से समझ पाएगा, मन लगा के पढ़ेगा, मतलब इंटरनल वहां पे इनकरेज वो हो जाएगा, मतलब इंटरनली वो मोटिवेटेड हो जाएगा। फिर चौथा ऑप्शन कह रहा है, मतलब थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। फिर भी चौथा देखते हैं, वे विद्यार्थी जो जल्दी इस काम को पूरा नहीं करते हैं उन्हें खेल के सत्र में खेलने नहीं जाने दूंगी। Those who do not finish quickly will not go out and play the game period। मतलब गेम खेलने से मना करने से कौन सा बच्चा आपका पढ़ने में लगेगा। ये तो जरूरी नहीं है कि बच्चों को आप बोल दीजिए कि अरे तुमको गेम नहीं खेलने देंगे तो खूब मन लगा के पढ़ेगा, ऐसा भी नहीं। आप घर में भी देखते होंगे कि बच्चा को बार बार मार के डांट के अगर उसको पढ़ाते हैं थोड़ा देर के लिए पढ़ता है, फिर उसका मन हट जाता है। मतलब बच्चों को हमें इंटरनली मोटिवेट करना है, ना कि एक्सटर्नली मोटिवेट करना है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, सीखने की गति डैश है। पीस ऑफ लर्निंग इज पूरी तरह से व्यक्तिगत कारकों पर निर्भर, डिपेंडेंट सोलली ऑन पर्सनल फैक्टर।
अब पूरी तरह से तो हम निर्भर नहीं बता सकते हैं, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा कह रहा है पूरी तरह से पर्यावरणीय कारकों पर निर्भर, डिपेंडेंट सोलिली ऑन इन्वायरमेंटल फैक्टर। अब पूरा पूरा कंप्लीटली हम इन्वायरमेंट पे भी निर्भर नहीं रह सकते हैं। तीसरा कह रहा है व्यक्तिगत और पर्यावरणीय कारकों की परस्पर क्रिया पर निर्भर, डिपेंडेंट ऑन इंटरेक्शन ऑफ पर्सनल इन्वायरमेंटल फैक्टर। तो ये बिल्कुल सही बात है कि मतलब व्यक्तिगत और पर्यावरणीय कारक दोनों की यहाँ पे बात हो रही है, तो ये ऑप्शन हमारा थर्ड सही हो जाएगा। फिर भी चौथा देखते हैं, व्यक्तिगत और पर्यावरणीय कारकों दोनों से स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंट ऑफ बोथ पर्सनल एंड एनवायरमेंटल फैक्टर। ये ऑप्शन गलत हो जाएगा क्योंकि दोनों को हमें लेकर के चलना है, व्यक्तिगत और पर्यावरणीय दोनों कारक है जिससे हमारे सीखने की गति बढ़ती है या कम होती है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में नेक्स्ट डे के क्वेश्चन के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें तथा हमारे चैनल के लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप कोई वीडियो मिस ना कर पाए। थैंक यू।